जब भी हम सेक्टोरल एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज टॉप डाउन एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली क्या इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बाय द नेम ऑफ टैम, दैट इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है इस इंडस्ट्री में। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि आपको मार्केट पेनिट्रेशन जरूर पता होनी चाहिए। तो आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी मार्केट पेनिट्रेशन बताता हूँ। तो इंडिया में जो मॉर्टगेज की मार्केट पेनिट्रेशन है दैट इज बियरली 11%। चाइना में देखते हैं 18% है, यूएस के अंदर 56% है, डेनमार्क के अंदर 88% है। तो इंडिया में आज भी मॉर्टगेज पेनिट्रेशन काफी लो है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ते जा रही है। एंड इसके साथ साथ जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री वैसे भी अच्छा कर रही है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पे 25 लाख रुपीज से नीचे के घर के लिए जहां लोन दिया जा रहा है, दैट इज नोन एज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। तो यहां पे ऐसी कंपनीज हैं विच आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ मोर देन 20%। तो इस इंडस्ट्री का आज हम पूरा सेक्टोरल एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू स्मैश द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट सेक्टोरल एनालिसिस एंड डिफरेंट बिजनेस एनालिसिस देखने हैं। सी यू इनसाइड द वीडियो। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो इन रिसेंटली यूक्रेन एंड रशिया की वॉर हो रही है, एंड जब भी वॉर होती है तो वॉर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इवन दो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो इस वॉर में से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। एंड यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि रशिया हैज लॉस्ट नियरली 1600 टैंक्स एवर सिंस इट हैज इन्वेडेड यूक्रेन। जब से रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी में इन्वेड करा है, तब से रशिया 1600 टैंक्स लूज कर चुका है। एंड इसका क्या मतलब है कि रशिया एक टैंक की टेक्नोलॉजी यूज करता है जो 1970s में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द नेम ऑफ T-72 टैंक्स। एंड जो T-72 टैंक्स है, एक्चुअली 70s और 80s में टैंक्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा यूजफुल थी, क्योंकि 1920s या 1930s में जब फर्स्ट टाइम टैंक्स इंट्रोड्यूस हुए थे वॉर में, तो टैंक्स एकदम वॉर के लिए परफेक्ट थे, क्योंकि जो भी आपकी आर्मी है उनको आप बेसिकली उनके साथ आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, एंड आप जो आपके जो एनिमीज हैं उनको अटैक कर सकते हैं। एंड साथ साथ आपके जो टैंक्स इज बेसिकली साथ साथ पूरा जो व्हीकल है उसके ऊपर आसपास वो भी होएगा, एक तरीके का आर्मर भी है, तो व्हीकल को डिस्ट्रॉय करना भी मुश्किल रहता है। पर रिसेंटली क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशंस, टैंक्स का जो एफिकेसी या टैंक्स की जो इफेक्टिवनेस है वो कम होने लग गई है। तो आजकल क्या चल रहा है कि यूक्रेन के अंदर जितने भी सिविलियन ड्रोन्स थे, तो जितने भी ड्रोन्स थे यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने ड्रोन्स ले लिए, एंड उसके अलावा जितने भी साथ साथ वहां पे ऐसे भी वेपन्स आ गए हैं जो टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज हो रहे हैं। तो इट इज एस्टिमेटेड कि ऐसे ड्रोन्स आए हैं जिनका कॉस्ट सिर्फ $2 मिलियन है, जिससे एक आप टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट ऑन एन एवरेज $20 to $30 मिलियन है। तो टैंक्स की जो इफेक्टिवनेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम होते गई है। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ एक वेपन का। तो नेम ऑफ दिस वेपन इज जैवलिन, एंड जैवलिन जो अमेरिकन मिलिट्री इन्होंने ये वेपन डेवलप करा था। तो टैंक्स की जब टेक्नोलॉजी बनी थी तो टैंक्स में जो आर्मर है और टैंक्स के आसपास बहुत अच्छे से लगा होता है, पर टैंक्स की जो टरेट होती है, माने जो टैंक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पे टैंक्स पे आर्मर वीकेस्ट होता है। तो जब जैवलिन फायर होती है तो एकदम 150 मीटर्स इन द स्काई जाती है, एंड फिर वो वहां से नीचे आके जो टैंक की टरेट है उसके ऊपर अटैक करती है, एंड दिस इज हाउ अ टैंक गेट्स डिस्ट्रॉयड। एंड एग्जैक्टली यूक्रेन के अंदर यही हो रहा है कि जितनी भी जैवलिन्स है उनको यूज करके नियरली मोर देन 1600 टैंक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इससे हम इन्वेस्टिंग में या फिर ह्यूमन लाइफ में हम क्या सीख सकते हैं? बेसिकली कोई भी चीज जो अपग्रेड नहीं होती या फिर कोई भी चीज जो एकदम स्टैटिक रहती है, तो होता क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आसपास का जो वर्ल्ड है इट कीप्स ऑन मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप एक जगह जाके प्लेटो कर जाते हैं तो बेसिकली यू आर फॉलोइंग बिहाइंड। तो अमेजोन में भी अगर आपने बात सुनी होगी तो जो जेफ बेजोस अमेजोन के प्रमोटर है वो बार बार यही बोलते हैं, इट इज ऑलवेज डे 1 एट अमेजोन, बिकॉज डे 2 पे क्या है स्टेसिस, एंड जो स्टेसिस है इट इज फॉलोड बाय अ पेनफुल डेथ। सिमिलरली एक इन्वेस्टर की लाइफ के अंदर आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कि जहां पे भी टेलविंड्स आ रही हैं जिन सेक्टर्स में, या फिर डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे आपको ग्रोथ आ रही है, आपको सारे सेक्टर्स देखने तो चाहिए, आपको डिफरेंट सेक्टर्स पढ़ने तो चाहिए। बिकॉज एक इन्वेस्टर का एक लाइफस्टाइल क्या रहता है, एक इन्वेस्टिंग में पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द डे, स्टॉक्स में फायदा क्या रहता है कि लिक्विडिटी बहुत होती है। तो जिन बिजनेसेस में बहुत टेलविंड्स है, जिन इंडस्ट्रीज में बहुत टेलविंड्स है, आप उन इंडस्ट्रीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहां पे आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। उन बिजनेसेस में आप
बहुत लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्या पर्सपेक्टिव है उनको सीखने के लिए आपको यू हैव टू बी अ कांस्टेंट लर्निंग मशीन। तो सिमिलरली टैंक से हमें यही स्टोरी समझ आती है। अगर हम यही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 1990s में जो न्यूज़पेपर के स्टॉक्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट करते तो आपको लगता है कि न्यूज़पेपर में बहुत ग्रोथ आ रही है। बट अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते तो आपको आके पता लगता है कि 2008 या 10 के आसपास उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने लग गई है, तो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन रेवेन्यू फ्लैट रहने लग गया, धीरे धीरे करके गिरने लग गया। तो सिमिलरली यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। तो इसके साथ आज हम जिस सेक्टर की बात करने वाले हैं उस पर चलते हैं। जब हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारी मल्टीपल सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो जिस सब क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीस ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ, दैट इज द लार्ज HFCs। तो लार्ज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल HDFC लिमिटेड कहा जाता है, LIC हाउसिंग फाइनेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट 4 years का ग्रोथ रेट है दैट इज बिटवीन 15 to 19% के आसपास AUM के अंदर। देन हमारे पास जो मीडियम HFCs है वो आती है, यहाँ पे 4 year का जो 2015 to 19 के बीच में जब बूम आया था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% का ग्रोथ था। फिर हमारे पास एक आती है स्मॉल HFCs। स्मॉल HFCs में हमारे पास जो ईडलवाइज की HFC आती है वो आती है, अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं IIFL हाउसिंग फाइनेंस का, तो वो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे 47% का CAGR आया था 2015 to 19 में। फिर फाइनली हमारे पास जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आती हैं, यहाँ पे 53% का CAGR आया था 2015 to 19 के बीच में। एंड आज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पीस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस होता क्या, एक बार इसको समझते हैं। तो अगर आप किसी टियर 1 सिटी या मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं एंड अगर आप HDFC लिमिटेड से जाके लोन लेते हैं तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि जनरली टियर 1 और यहाँ जो मेट्रो सिटी होती है उसके अंदर हाउस का प्राइस 80 लाख to 1 करोड़ के बीच के आसपास होते हैं, इससे भी ज्यादा ही होता है। तो ये हमारा जो नॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस होता है ये उसका एग्जाम्पल है। अगर आप टियर 3 या टियर 4 सिटी के अंदर रहते हैं एंड वहां पे अगर आप जाके लोन लेते हैं, सपोज करते हैं अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 रुपीज की है एंड आपकी इनकम बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है, सपोज करते हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं एंड आपकी इनकम को ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, एंड अगर आप टियर 3 टियर 4 सिटी के अंदर रहते हैं तो वहां पे आपके आसपास ज्यादा बैंक्स की ब्रांचेस भी नहीं है, एंड तब आप अगर आप जाके लोन लेते हैं एंड आपका जो घर का प्राइस है दैट इज बिलो 10 लाख रुपीज, दैट इज आइडियली एन एग्जाम्पल ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? फर्स्ट हमारे पास जो कंपनी आती है दैट इज बाय द नेम ऑफ आवास फाइनेंशियर्स। सेकंड हमारे पास जो कंपनी आती है दैट इज बाय द नेम ऑफ एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे कंपनी आती है दैट इज बाय द नेम ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस। फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे कंपनी आती है दैट इज बाय द नेम ऑफ आधार हाउसिंग फाइनेंस। फिफ्थ जो हमारे पास यहाँ पे जो कंपनी आती है जो 2019 में बंधन बैंक ने अक्वायर कर ली थी दैट इज बाय द नेम ऑफ ग्रू हाउसिंग फाइनेंस। एंड ग्रू हाउसिंग फाइनेंस इस इंडस्ट्री की पायनियर थी। अब हम डिफरेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का पोर्टफोलियो मिक्स देखते हैं। तो जो लार्ज HFCs हैं, माने हमने HDFC लिमिटेड ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 80% ऑफ द मिक्स इनका मॉर्गेजेस में रहता है। फिर बाकी 10 to 11% इनका मिक्स जो बेसिकली डेवलपर लोन्स है इनके अंदर रहता है। तो जो बेसिकली डेवलपर लोन्स है ये थोड़े रिस्की रहते हैं। फिर कॉर्पोरेट लोन्स में 3% एंड 6% जो रेंटल डिस्काउंटिंग है इसमें रहता है। फिर पोर्टफोलियो मिक्स ऑफ मीडियम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इसमें देखते हैं तो कॉर्पोरेट लोन्स यहाँ पे भी 10% रहते हैं, मॉर्गेजेस 87% है एंड जो अदर्स हैं 3% है। फिर जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं तो जनरली यहाँ पे जो मॉर्गेजेस हैं वो 91 to 92% है एंड जो बेसिकली जो लोन्स जो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको दी जाते हैं वो यहाँ पे 3% के आसपास है एंड जो अदर लोन्स हैं यहाँ पे 5% है। अदर लोन्स कौन से होते हैं? तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हाउस इज क्लोज टू कंप्लीशन, जैसे 90 to 95% उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो वहां पे जाके जब उसको लोन दिया जाएगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अदर्स। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी का मतलब ही क्या है कि ऑलमोस्ट आप जो कंप्लीटली आपका जो कैटेगरी या फिर आप जिस टाइप का लोन दे रहे हैं आप एक्चुअली बंदे को मॉर्गेज के लिए दे रहे हैं कि वहां पे जाके एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज गोइंग टू लिव ओवर देयर। एंड एक और इस इंडस्ट्री में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लेस देन 10 लाख रुपए का लोन है, कि यहाँ पे 3 या 4 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर सक्सेस है। क्या की रीजन है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द की माइक्रो मार्केट जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, कि आप जिस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे आपको की जो माइक्रो मार्केट है वो समझ आनी चाहिए। जब हम आवास फाइनेंस की बात करेंगे तब आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा कि उनको माइक्रो मार्केट कैसे समझ आती है। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपकी जो अंडर राइटिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अंडर राइटिंग स्ट्रांग क्यों होनी चाहिए? बेसिकली जब आप किसी भी घर के लिए लोन दे रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीगल टीम। जो आपकी लीगल टीम है उनको पूरा आइडिया होना चाहिए कि इस घर के बेसिस पे कहीं किसी जो कस्टमर है उसने कहीं और भी लोन ना लिया हो। जैसे अगर आपने
बेसिकली जो अभी ये इस घर के अगेंस्ट लोन दिए, तो एक ही लोन हो इसके अगेंस्ट, अगर इस घर के अगेंस्ट 2 या 3 लोन चल रहे हो, देन अगेन इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। थर्ड यहाँ पे की एस्पेक्ट क्या आता है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पे हम एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करेंगे, होम फर्स्ट फाइनेंस की, जहां पे लोन डिसबर्समेंट ओनली हैपेंस इन 48 आवर्स, माने 2 डेज का टर्न अराउंड टाइम है। जब हम आवास फाइनेंस की भी बात करेंगे तो एक टाइम पे उनका टर्न अराउंड टाइम 20 डेज था, आज 20 डेज से उनका भी टर्न अराउंड टाइम 10 डेज तक आ चुका है। तो कंपनीज अपने टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करने का बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड एक और यहाँ पे क्या की एलिमेंट रहता है फॉर सक्सेस का, कि आपकी जो अंडर राइटिंग है और आपकी जो एसेट क्वालिटी है वो कितनी प्रिस्टीन है। अगर आपकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे अच्छी रह सकती है तो यहाँ पे आपकी यील्ड्स काफी ज्यादा रहती हैं। यील्ड्स माने कि आप कितना परसेंटेज लोन्स के ऊपर कमा सकते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग है एंड साथ साथ अगर आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी है तो जनरली आपको कैसा आउटकम मिलेगा, समथिंग लाइक व्हाट हैज हैपेंड विद ग्रूव फाइनेंस। तो ग्रूव फाइनेंस 1986 की एक कंपनी थी जो 1999 से लेके 2019 तक अगर हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो दिस वाज अ HDFC ग्रुप कंपनी। यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट 36% पर एनम के आसपास है। अगर हम ग्रूव फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो FY99 में, दैट इज 1999 में, तो 3.4% था। FY09 में, दैट इज 2009 में 24.3% था। FY19 में 25.9% था जब ये कंपनी बिकी थी। रिटर्न ऑन एसेट ग्रूव फाइनेंस का 2.65% था। तो एंड FY19 में रिटर्न ऑन एसेट 2.66% था। एंड मार्केट कैप जब ये कंपनी सेल हुई थी तो ऑलमोस्ट 20,235 करोड़ का था। एंड FY99 में मार्केट कैप सिर्फ 120 करोड़ के आसपास का था। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है कि ग्रूव फाइनेंस इज एक्चुअली वन ऑफ द पाइनियर्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत सारी कंपनीज को सिखाया कि आप इस सेगमेंट में लेंड करके स्केल कैसे कर सकते हो। पर ग्रूव फाइनेंस के टाइम पे एक प्रॉब्लम थी कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का आप यूज भी नहीं कर सकते थे एंड इतना ज्यादा आप डेटा कलेक्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना टेक का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था लेंडिंग के अंदर। फिर भी ग्रूव फाइनेंस ने बहुत ज्यादा अपने प्रोप्राइटरी इन हाउस जो अंडर राइटिंग को मतलब इवॉल्व करके यहाँ पे अंडर राइटिंग करी। तो हम एक बार हम ग्रूव फाइनेंस में ये भी देखते हैं कि 60% जो ग्रूव फाइनेंस कस्टमर्स को लोन देते थे दैट वाज सैलरीड, एंड ऐसे सैलरीड थे जिनका कोई इनकम डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, माने इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। एंड यहाँ पे जो रिमेनिंग कैटेगरी है दैट इज 35 to 40% दैट वाज सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहाँ ग्रूव फाइनेंस के अंदर इंटरेस्टिंग क्या रहता है, अगर ग्रूव फाइनेंस का अगर आप अंडर राइटिंग मॉडल देखते हैं कि लोन्स को अंडर राइट कैसे करते थे, तो यहाँ ग्रूव फाइनेंस के अंदर पूरा जो यहाँ पे था, तो आप देख सकते हैं कि पहले तो रेफरल एसोसिएट्स होते थे, तो वो ब्रांच की तरफ आते थे एंड ब्रांच में देवर 23 स्क्रीनिंग पैरामीटर्स। अगर फेवरेबल क्रेडिट स्कोर होता था उन 23 स्क्रीनिंग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग तो ही लोन आगे जाता था, अगर नहीं होता था तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत ही फील्ड इंटेंसिव इंडस्ट्री है कि आपको घर जा जाके देखने पड़ते हैं, एक कस्टमर की जो इनकम है वो जाके आपको देखनी पड़ती है। अगर फेवरेबल क्रेडिट स्कोर होता है तो येस के बाद क्या होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस चेक होते हैं एंड पर्सनल डिस्कशन होती है। एंड साथ साथ क्या होती है, जो बेसिकली पूरी की पूरी जो लीगल वेरिफिकेशन है वो भी होती है, यहाँ पे टेक्निकल विजिट्स भी होती हैं, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। देन इफ योर क्राइटेरियाज आर मेट देन द लोन इज डिसबर्स्ड। ऐसे ग्रूव फाइनेंस अपने लोन्स को डिसबर्स करता था। एंड इस वजह से अगर आप ग्रूव फाइनेंस की अगर आप एसेट क्वालिटी देखते हैं तो GNPA ग्रूव फाइनेंस का बेयरली अबव 0.5% जाता था। 2011 में 0.82% था, 2012 में 0.52% था, 2013 में 0.32% था, 2014 में 0.27% था एंड 0.28% था 2015 में। दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि आपके कितने लोन खराब हो रहे हैं। अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं, जैसे नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ग्रॉस मार्जिन होता है, वैसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है एक फाइनेंशियल कंपनी में। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ग्रूव फाइनेंस का 4.3 to 4.4% के बीच में हमेशा रहता था, विच इज अगेन ऑन अ हायर साइड व्हेन वी कंपेयर इट टू बैंक्स, या फिर अगर हम और भी किसी कंपनी से कंपैरिजन करें। और भी अगर आप एक और चीज कंपेयर करेंगे कि ग्रूव फाइनेंस का अगर आप एवरेज टिकट साइज देखेंगे उस टाइम का 2015-16 के अंदर, तो ग्रूव फाइनेंस का एवरेज टिकट साइज भी सिर्फ 8 लाख रुपीज का था। Whereas अगर आप HDFC का देखेंगे तो 23 लाख का था, LIC का देखेंगे तो 19 लाख का था, सुंदरम हाउसिंग का भी 19 लाख का था, अगर IHFL का भी देखेंगे तो 24 लाख का था। अगेन वाई, बिकॉज दिस वॉज एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ट्रेड्स क्या होते हैं, यील्ड हाई होता है, फील्ड इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर आपका क्रेडिट अंडर राइटिंग अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बर्बाद होने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, बट इफ यू आर एबल टू क्रैक द मॉडल देन स्केलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा क्रेडिट स्टार्व्ड है। इसके साथ साथ हम फर्स्ट कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आवास हाउसिंग फाइनेंस।
बिफोर गोइंग फॉरवर्ड देयर आर 4 की थिंग्स अबाउट द एसओआईसी मेंबरशिप। तो फर्स्ट की थिंग क्या है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स से मेरी बात हुई तो मेरे को एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आई कि मैंने उनसे पूछा कि अगर आप एक बिजनेस ओन करते हो तो इस बिजनेस का ग्रॉस मार्जिन क्या है या फिर इस बिजनेस का आरओसी क्या है। तो उनके पास कोई आंसर नहीं था, यहाँ तक उनको ये भी नहीं पता था इस बिजनेस का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आपको एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में पता होनी चाहिए। सो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप अंडर द इंग्लिश एंड द हिंदी कोर्स। सेकेंड की एस्पेक्ट क्या है कि आपको सेक्टोरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में उन सब की लैंग्वेज डिफरेंट है। हॉस्पिटल सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, केमिकल सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, कंज्यूमर सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बैंकिंग सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, एग्रोकेमिकल सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, प्लेटफॉर्म सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट होगी। तो ये सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस समझने के लिए कि एक सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 17 सेक्टोरल वेबिनार्स जिसमें जो लो फ्लोट की भी एक एनालिसिस है। कई लोग स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं बट उनको यही नहीं पता कि वो क्या स्टॉक लो फ्लोट है हाई फ्लोट है, तो उसका भी एनालिसिस हमने सारी चीजें जो एसओआईसी सेक्टोरल एनालिसिस है उसके अंदर डाल रखे। थर्ड की एस्पेक्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप इज दैट जो वेरिएंट परसेप्शन टूल है तो उसके अंदर हमने अकाउंटिंग स्कोर्स बनाए हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मार्केट लीडर्स जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ मोर देन 20 to 25% है। तो दीज कंपनीज हैव बीन बेसिकली स्क्रीन्ड ऑटोमेटिकली जहां पे 20 to 25% या 30% अर्निंग्स ग्रोथ भी रही है, एंड जहां पे अकाउंटिंग क्वालिटी रिलेटिवली क्लियर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, एंड दिस इंटायर स्क्रीनर इज अ पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। एंड फाइनली एसओआईसी मेंबरशिप में वी कीप कंडक्टिंग मल्टीपल वेबिनार्स एंड वी कीप कॉलिंग मल्टीपल एक्सपर्ट्स, एंड साथ साथ हम आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करते रहते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप एंड द लिंक टू इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जब हम आवास फाइनेंस की बात करते हैं तो आवास फाइनेंस वाज फाउंडेड वे बैक इन 2011 एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सब्सिडियरी होती थी। जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना तब उनको आवास फाइनेंसियर्स को सेपरेट करना पड़ा। तो जब हम आवास की बात करते हैं तो अगेन सिमिलर टू एयू आवास वाज बोर्न आउट ऑफ राजस्थान, एंड एयू एंड आवास के अंदर दोनों में सेम ही कंपेटिटिव एडवांटेज थी। अगेन एयू शायद से आज उनमें और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं बट आवास एंड एयू में एक ही सेम कंपेटिटिव एडवांटेज थी कि राजस्थान एक बहुत ही जहाँ पे पॉपुलेशन राजस्थान में टाउन्स में बहुत ही कम है, तो वहां पे जाके ब्रांचेस लगाना वहां पे ओपेक्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि राजस्थान में टाउन्स में पॉपुलेशन बहुत कम है एंड हर जगह आपको जाके ब्रांचेस लगानी पड़ती है, तो बहुत हैवी ओपेक्स ऑपरेशन रहते हैं। अगर आप जाके वहां पे सक्सेसफुली स्केल कर देते हैं तो किसी और बंदे के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये बैंकिंग के अंदर करा राजस्थान में, सिमिलरली आवास ने ये हाउसिंग फाइनेंस के अंदर करा, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में। दिस इज वाई आवास का अगर आज हम एयूएम देखते हैं तो आवास फाइनेंसियर्स ने 10,000 करोड़ का एयूएम क्रॉस करा है, एंड आवास फाइनेंसियर्स का एयूएम ग्रोथ हैज बीन लिटरली ऑफ द चार्ट्स, यानी एयूएम ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट रही है। एंड ये एयूएम ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नोटिस करनी है कि कभी भी इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट मोर देन 1% नहीं किया, विच इज अगेन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्योंकि जब हम मॉर्गेज की बात करते हैं, हम हाउसिंग लोन की बात करते हैं, लास्ट टाइप ऑफ लोन जो बंदा डिफॉल्ट करता है दैट इज द हाउसिंग लोन, क्योंकि इंडिया के अंदर हाउसिंग एनीवेज एक बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आवास फाइनेंसियर्स ने एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल टीम एंड बहुत ही स्ट्रांग अंडरराइटिंग जो टीम है बिल्ड करी है। तो जितने भी लोन है आवास फाइनेंसियर्स खुद ही सोर्स करते हैं, माने इन सोर्सिंग ऑफ लोन है, खुद ही सारे लोन्स आवास फाइनेंसियर्स सोर्स करते हैं। एज कम्पेयर टू अगर आप अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखेंगे तो काफी बारी जो डीएसए एजेंट्स हैं उनके थ्रू भी कर लेते हैं, बट आवास का बिजनेस मॉडल ये है कि सारे लोन्स इन सोर्सिंग करते हैं, खुद ही सोर्स करते हैं। इसके अलावा आवास फाइनेंसियर्स के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है कि इनके पास इनकी जो बेसिकली लीगल टीम है वो भी खुद की है, इनके पास पूरी टीम है, लॉयर्स की भी इनके पास खुद की है, जो जाके प्रॉपर्टी को असेस करते हैं कि प्रॉपर्टी का क्या सही में इतने में प्राइसिंग है या इतना या नहीं है। साथ साथ जो प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग है वो भी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है कि अंडर राइटिंग के लिए दे हैव ऑलमोस्ट 400 प्रोफेशनल्स कि जब भी जो लोन को अंडर राइट कर रहे हैं, एंड इन 400 प्रोफेशनल्स में से 300 इसमें से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो 400 प्रोफेशनल्स में से 300 सीएज हैं जो लोन्स की अंडर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये आपको मैं ग्रैन्युलर डिटेल दे रहा हूं कि लोन की अंडर राइटिंग कैसे कर रहे हैं ये लोग। इस वजह से इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमेशा 1% के ऊपर कभी नहीं गया। और भी अगर आप आवास फाइनेंशियल के अंदर इनका लोन का मिक्स देखते हैं
तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आवास फाइनेंसियर्स के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट इनका 60% लोन सेल्फ एम्प्लॉयड को है और 40% लोन इनका सैलरीड को है। एंड जो सैलरीड को लोन है वहां पे एवरेज टिकट साइज 8.9 लाख रुपीज है। एंड वेरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन है वहां पे एवरेज टिकट साइज आवास फाइनेंसियर्स का 8.4 लाख रुपीज है। सो बेसिकली अगेन ग्रुप फाइनेंस में ऑपोजिट था कि 60% लोन आपका सैलरीड को था, 40% लोन आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड को उनको था। आवास फाइनेंसियर्स में और भी डिफरेंट है कि 60% आपका सेल्फ एम्प्लॉयड को है। तो इनकी जो लीगल टीम भी है या जो इनकी जो लॉयर्स की भी टीम है, साथ साथ इनके जो फील्ड एजेंट्स भी हैं, वो जाके जो बिजनेस मैन है या फिर जो जिनका भी स्मॉल बिजनेस है, जो भी स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज वो करते हैं, जाके उनके कैश फ्लो चेक्स भी बहुत अच्छे से करते हैं कि क्या ये इतने लोग इतना पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, क्या हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। आसपास उनके चेक्स भी करते हैं देख देख के कि आसपास के लोगों से भी पूछते हैं कि ये बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हैं, कि इनका कैश फ्लो इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। सो अगेन दिस गिव्स यू एन आइडिया कि अंडर राइटिंग पे कितना स्ट्रिंजेंट चेक है, विच एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता है कि जीएनपीए इनका 1% के बिलो था। एंड इन स्पाइट ऑफ द कोविड ईयर, FY21 में पैंडेमिक था, कोई भी लेंडर ग्रो नहीं करा, उसके बावजूद भी आवास फाइनेंसियर्स का जो AUM ग्रोथ था वो मोर देन 22% था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस की सिस्टम चेक्स बहुत ज्यादा रोबस्ट हैं। आवास का प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं तो 72.1% लोन आर हाउसिंग लोन्स, whereas 27.9% loans are other mortgage loans. Other mortgage loans में क्या आते हैं? Those houses which are close to completion, जो 85 to 90% complete हो गए, that is the category which comes under other mortgage loans. So again यहाँ पे इस टाइप के कैटेगरी ऑफ लोन्स आते हैं। और भी अगर हम आवास फाइनेंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एवरेज लोन टिकट साइज क्या है? 2020 में 8.4 लाख रुपीज था, 2021 में 8.49 लाख रुपीज था, एंड 2022 के अंदर 8.64 लाख रुपीज है। सो अगेन यहाँ पे एवरेज टिकट साइज एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का दैट इज लेस देन 10 लाख रुपीज। यहाँ पे अगर आप यील्ड और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स और स्प्रेड्स देखते हैं तो बेसिकली बैंक्स के अंदर तीन चीजें होती हैं कि बैंक कितना टका लोन पे कमा रहा है, दैट इज यील्ड कितना कमा रहा है। फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है कि मैं कितने पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कर रहा हूँ। फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड्स कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, NBFC के केस में या HFC के केस में सिंपली समझने के लिए। तो यहाँ पे स्प्रेड्स का मेंटेनेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू गेट एन आइडिया कि क्या प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग पावर है या नहीं है। तो आवास का जो स्प्रेड है दैट वाज 5.08% इन 2015, जो FY22 में भी 5.77% है। हमने स्प्रेड का एक्सपेंशन ही देखा है। यील्ड्स कॉन्ट्रैक्ट हुई है 6.49% से 12.65% तक। वाई? बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपका 11.41% से 6.88% हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्यों रिड्यूस हुआ है? सिंपल रीजन, बिकॉज आवास की जो क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल है दैट हैज बीन अपग्रेडेड अ लॉट ऑफ टाइम्स बाय द डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इस वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो रिड्यूस हुए हैं। बट अनलाइक अदर HFCs, आवास ने क्या करा कि जो अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, विच इज द राइट बिजनेस प्रैक्टिस टू डू इन माय ओपिनियन, जस्ट माय ओपिनियन एंड फॉर फुल डिस्क्लेमर वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट विच इज द राइट थिंग टू डू एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एडवांटेज था, अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट रहा है तो आपने कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ जो यील्ड है आगे पास ऑन कर दिया। तो आवास ने ये चीज करी जो शायद से बाकी HFCs नहीं कर रही इस टाइम पे। और भी अगर हम यहाँ आवास के अंदर इनके साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ पे जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर है इनके ऑलमोस्ट FY15 में 42% थे, FY18 में 35% थे, FY19 में भी 35 to 40% थे। तो जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स हैं आज भी इनके 35 to 40% ऑफ लोन मिक्स हैं। तो माने जो कस्टमर्स जिन्होंने आज तक क्रेडिट नहीं लिया, आवास उनको ढूंढ के क्रेडिट दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग प्रोसेस। रिस्क भी जरूर हो सकता है, एंटी थीसिस पॉइंटर्स में आके उनकी भी मैं आपके साथ जरूर बात करूंगा। एंड फाइनली यहाँ पे अगर हम दो इनकी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या आती है आपकी, इनके आप जो एनुअल रिपोर्ट है आप उससे देख सकते हैं कि करेंटली देयर आर अराउंड 60 टॉप सिटीज। जो सुशील कुमार अग्रवाल है जो इनके MD बताते हैं कि करेंटली देयर आर अराउंड टॉप 60 सिटीज विद 35 करोड़ पॉपुलेशन एंड अराउंड 8 करोड़ फैमिलीज। इसको आप आराम से समझिए कि टॉप 60 सिटीज में 35 करोड़ की पॉपुलेशन एंड 8 करोड़ फैमिलीज हैं एंड अराउंड 1.6 करोड़ हाउसेज इन द मार्केट एंड अराउंड 20% पेनिट्रेशन। Rest of the India has 105 crore of population, 28 crore families, around 60 to 70 lakh home loans exist, and so around only 3% or less of penetration. तो माने 105 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन में 28 करोड़ फैमिलीज हैं एंड 65 to 70 लाख होम लोन्स की जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करती है। सो दे थिंक दैट
even after 75 years of independence, penetration is somewhere around 2% to 7 to 8% in different towns. So for another 20 to 25 years, they can sustainably grow in this market. This is the size of opportunity that Aavas Financiers is seeing. एक और भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर करके तो जो टर्न अराउंड टाइम है आवास का, वो एक टाइम पे 20 डेज हो गया होता था, तो 20 डेज से रिड्यूस करके आज 10 डेज हो गए. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टर्न अराउंड टाइम की कितने टाइम में लोन डिसबर्स हो गया, दैट इज रिड्यूसिंग. एंड और भी यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं. सो दे हैव अ फर्दर टारगेट टू ब्रिंग दिस 10 डेज डाउन फर्दर डाउन टू 75 to 80%, माने 2 to 3 डेज तक लाने का इनका टारगेट है. सो दिस इज द बिजनेस एनालिसिस ऑफ आवास फाइनेंसियर्स. तो ये आप अपने दिमाग में रखना, जब हम P2P एनालिसिस करेंगे और रिस्क और एंटीथीसिस की बात करेंगे तब आपको ये पूरा याद रहना चाहिए और वैल्यूएशन में भी याद रहना चाहिए. अब हम सेकंड बिजनेस की जिसकी बात करेंगे, दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस. तो होम फर्स्ट फाइनेंस वाज बॉर्न इन 2010 एंड यहाँ पे जो फॉर्मर सिटी बैंकर्स हैं उन्होंने इस कंपनी को फाउंड करा था. तो होम फर्स्ट फाइनेंस वाज एक्चुअली बॉर्न एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्केल होने लगा तब जो PE फंड्स है उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट करा. तो अभी करंटली इसमें ट्रू नॉट करके एक PE फंड इन्वेस्टेड है, एंड सेकंड एक जो PE फंड इसके अंदर इन्वेस्टेड है, दैट इज बाय द नेम ऑफ वॉरबर्ग पिंकस. तो होम फर्स्ट फाइनेंस में क्या इंटरेस्टिंग है कि होम फर्स्ट फाइनेंस में ऑलमोस्ट 72% ऑफ लोन्स की जो सोर्सिंग होती है दैट हैपेंस थ्रू कनेक्टर्स. कनेक्टर्स कौन है? बेसिकली जो एंड प्रिंसिपल एजेंट होता है. तो प्रिंसिपल एजेंट्स में हमारे पास कौन से एग्जांपल्स होते हैं? जो बेसिकली लीड्स जनरेट करता है, जो भी लोग घर खरीदते हैं. बेसिकली बिल्डर इकोसिस्टम हो गया, यहाँ पे रेफरल्स हो गए, तो आर्किटेक्ट्स हो गए. तो ये लोग ऐप के अंदर लॉग इन करके होम फर्स्ट फाइनेंस की लोन वहाँ पे अप्रूव कराते हैं. तो जनरली महीने के अंदर 2 लोन्स यहाँ से इनकी साइड से आते हैं. अभी इन्होंने कॉन कॉल में भी बताया था कि ये पुश कर रहे हैं आर्किटेक्ट्स एंड सबको कि 3 या 4 लोन्स करें. तो जनरली 2 लोन्स यहाँ पे ये लोग महीने के अप्रूव कराते हैं. एंड यहाँ पे इनके पास कनेक्टर्स का एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है. और होम फर्स्ट फाइनेंस और आवास फाइनेंस के बिजनेस मॉडल में क्या फर्क रहता है कि होम फर्स्ट फाइनेंस में जो भी अंडर राइटिंग है दैट हैपेंस इन अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल. आवास फाइनेंसियर्स में जितनी भी अंडर राइटिंग होती है लोन्स की, दैट हैपेंस ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल. तो यहाँ पे ये की डिफरेंस रहता है दोनों कंपनीज के बीच में. अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस का AUM का मिक्स देखते हैं कि क्या एसेट अंडर मैनेजमेंट है और कहाँ ज्यादा है, तो 91% ऑफ लोन्स आर हाउसिंग लोन्स, whereas shop loans are 1%, 7% of loans are loan against property, and 1% of loans are developer finance. उसके अलावा अगर आप जो क्रेडिट ब्यूरो स्कोर देखते हैं तो 74% ऑफ कस्टमर्स हैव क्रेडिट हिस्ट्री, 26% ऑफ कस्टमर्स आर न्यू टू क्रेडिट. तो यहाँ पे ये भी बहुत फर्क रहता है क्योंकि आवास फाइनेंसियर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है, सारी चीजें इन हाउस होती हैं. इस वजह से दे आर एबल टू गेट टू ऑलमोस्ट 36 to 40% ऑफ द कस्टमर्स हु आर बेसिकली न्यू टू क्रेडिट. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बिजनेस मॉडल के अंदर है. और भी यहाँ पे चीजें देखते हैं कि होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर क्या है कि अगर हम ऑक्यूपेशन वाइज देखते हैं तो सैलरीड आर 72%, सेल्फ एम्प्लॉयड इज 27%, एंड 1% ऑफ लोन्स आर मेड टू कॉर्पोरेट. AUM में अगर हम टिकट वाइज देखते हैं तो 33% ऑफ AUM इज बिटवीन 10 to 15 लाख रुपी लोन, अप टू 50,000 इज like 2%, above 25 लाख रुपीज इज 9%, एंड 15 to 20 लाख रुपीज के बीच में ऑलमोस्ट 16% ऑफ बुक है. 7% ऑफ बुक इज बिटवीन 20 to 25 लाख रुपीज, एंड सो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमने जैसे एंड 5 to 10 लाख रुपीज बीच में 33% है. तो आवास फाइनेंसियर्स और इसके बीच में हमने और भी यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है मर्ज करके कि आवास फाइनेंसियर्स में 60% इज टू सेल्फ एम्प्लॉयड, whereas over here 72% इज टू सैलरीड क्लास. अब यहाँ पे ये डिफरेंस और भी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट DNA कि होम फर्स्ट कनेक्टर्स के थ्रू लोन अप्रूव करा रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी इनकम के प्रूफ होने सॉलिड बहुत ज्यादा जरूरी हो सकते हैं. वैसे क्योंकि आवास ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जहां पे इनकम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, तो एवरीथिंग शुड बी डन इन हाउस. उसके अलावा अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर यहाँ पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो नेटवर्थ देखते हैं तो रिटर्न ऑन एवरेज एसेट होम फर्स्ट फाइनेंस का भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 to 4% के बीच में रहा है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी होम फर्स्ट फाइनेंस की 12 to 12.5% के बीच में रही है. अगर हम जोग्राफिकली देखते हैं कौन सी स्टेट्स के अंदर होम फर्स्ट फाइनेंस ज्यादा प्रेजेंट है, तो गुजरात में होम फर्स्ट फाइनेंस की ऑलमोस्ट 40% ऑफ ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में 28.4% ऑफ ब्रांचेस है, whereas तमिलनाडु में 8.5% ऑफ ब्रांचेस है. So this just means that Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu as a percentage of business almost 70% of business है.
एंड यहाँ पे अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस की पूरी जो जर्नी को अगर हम देखते हैं तो 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ, देन फर्स्ट 1000 कस्टमर्स 2013 के अंदर हुए, फिर 2014 टू 2016 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, फर्स्ट 5000 कस्टमर्स आए एंड 10,000 कस्टमर्स बेसिकली स्प्रेड अक्रॉस 25 सिटीज, एंड 2017 से लेकर 2020 तक अब जाके स्केल अप पीरियड स्टार्ट हुआ, जब जाके 2021 के अंदर वॉरबक पिंकस ने इन्वेस्ट किया एंड मोर देन 60,000 सैंक्शंस हुए हैं कंपनी के अंदर। आज इस कंपनी का AUM 5380 करोड़ का है, फिर आवास फाइनेंसियर्स का मोर देन 10,000 करोड़ का AUM हो चुका है। तो हम आवास फाइनेंसियर एंड होम फर्स्ट फाइनेंस का कंपैरिजन करेंगे जब हम टुवर्ड्स P2P एनालिसिस आएंगे। तो ये तो होम फर्स्ट फाइनेंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। थर्ड बिजनेस जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। जब एप्टस हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, दिस बिजनेस वाज स्टार्टेड इन 2009 एंड इस बिजनेस का अगर हम मिक्स देखते हैं, जोग्राफिकल मिक्स देखते हैं, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि तमिलनाडु इनका मेन जोग्राफिकल रीजन है। तो 48% ऑफ इनका जो AUM है वो तमिलनाडु से आता है, आंध्र प्रदेश से 31% है, तेलंगाना से 12% है, कर्नाटका से 9% है। तो माने अगर हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो ऑलमोस्ट 80 to 90% इनका AUM इन तीन स्टेट से ही आता है। अगर हम इस कंपनी के AUM की वैसे बात करते हैं तो 56% ऑफ AUM इस कंपनी का हाउसिंग लोन से, 15% ऑफ AUM इस कंपनी का क्वाजी हाउसिंग लोन से, होम लोन से, 4% इंश्योरेंस लोन से, 5% टॉपअप लोन से एंड 20% स्मॉल बिजनेस लोन से। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इस कंपनी की जो यील्ड्स हैं, तो जब हमने आवास और हमने हाउस होम फर्स्ट की बात करी थी, उन दोनों की यील्ड्स 12 to 13% की थी। वेराज जब हम एप्टस की बात करते हैं तो इनकी यील्ड 17% के आसपास की है। 17% की यील्ड क्यों है? क्योंकि ये प्योरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, ये एक रिस्क भी है इसके लिए, क्योंकि RBI का एक रूल होता है कि आपको बाय सम टाइम पीरियड आपका 60% आपका जो AUM है थ्रू हाउसिंग लोन्स आना चाहिए, जो अभी तक इनका शायद से हिट नहीं करा। 60% होने वाला है, अभी 56% है। तो ये एक रिस्क भी है जो शायद से 60% इनका हो ही जाएगा 1-2 क्वार्टर के अंदर। बट यहाँ पे 20% स्मॉल बिजनेस लोन से भी आता है, जहाँ पे यील्ड्स काफी ज्यादा हाई रहती है। एंड इनका एक और पीयर भी है जो स्मॉल बिजनेस लोन्स में है, दैट इज एक्विटास, जो सेम रीजन के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे रीजन में। यहाँ पे अगर हम एप्टस की जब हम बात करते हैं तो एप्टस का अगर आप यहाँ पे निम्स और यील्ड्स देखते हैं तो यहाँ पे एप्टस का ऑलमोस्ट यील्ड 17% के आसपास का है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.74% है, जिसकी वजह से एप्टस की जो यहाँ पे स्प्रेड्स हैं वो 9.15% है। तो अनलाइक आवास एंड एक्चुअली होम फर्स्ट में भी ये चीज़ है, तो अनलाइक आवास, होम फर्स्ट एंड एप्टस ने जो अपने कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स हैं वो अपने एंड कस्टमर को पास ऑन नहीं करी। तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स माने जो स्प्रेड्स का उन्होंने फायदा उठाया, तो इस वजह से इनके यहाँ पे स्प्रेड्स में एक्सपेंशन हुआ। और भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एप्टस यहाँ पे बॉर्न कैसे हुआ था, तो एप्टस का लास्ट 5 ईयर्स का जो CAGR है 30% के आसपास का है। 2010 में इनकॉर्पोरेशन था, 2011 में कंपनी बिकेम प्रॉफिटेबल, 2012 में फर्स्ट PE फंड का यहाँ पे इन्फ्यूजन हुआ, 2013 के अंदर AUM 100 करोड़ क्रॉस करा, देन 2014 के अंदर जो एक कंपनी है यहाँ पे एक फंड है बाय द नेम ऑफ वेस्ट ब्रिज जिसने इन्वेस्ट करा, फिर 2015 के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर एक्सपेंशन हुआ इसका, फिर आज इस कंपनी का AUM 5,180 करोड़ का है एंड आज ये बेसिकली दिस इज अ लिस्टेड कंपनी एंड यहाँ पे मोर देन 50,000 कस्टमर्स के आसपास के हैं। सो अगेन दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ एप्टस। एंड यहाँ पे अगर हम इनका बेसिकली एसेट क्वालिटी देखते हैं तो GNPA कंपनी का 1.19% है, जो लास्ट क्वार्टर में 1.53% था। नेट NPA 0.88% है। 30 प्लस बेसिकली जो 30 प्लस DPD बकेट है 9.91% है। कलेक्शन एफिशिएंसी आज 103% के आसपास की है। तो बेसिकली बाकी पीयर्स के साथ है जब हम P2P एनालिसिस में करेंगे, बट एप्टस एक प्योरली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो ये एक एप्टस का इंट्रोडक्शन था एंड अब हम इन तीनों कंपनीज का एक P2P एनालिसिस करेंगे एंड साथ साथ हम इन तीनों कंपनीज का वैल्यूएशन भी करके देखेंगे कि तीनों कंपनीज कहां पे खड़ी होती हैं एंड तीनों कंपनीज के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों इन मार्केट इन तीनों कंपनीज को क्या मार्केट वैल्यूएशन सब्सक्राइब कर रही है। एक बार ये हम इन कंपनीज का यहाँ पे P2P एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो हम P2P एनालिसिस में इन कंपनीज का देखेंगे कि इन कंपनीज का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रांचेस का वो काम है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंपनी का जहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने एप्टस का जैसे हमने वीडियो में भी देखा था, तो तमिलनाडु इज द मेन बेसिकली रीजन जहाँ पे 48% ऑफ इनकी ब्रांचेस है। आंध्र प्रदेश इज सेकंड जहाँ पे 31% है एंड तेलंगाना में 12% है। फिर अगर हम होम फर्स्ट की बात करते हैं तो होम फर्स्ट का जो मेन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस है दैट इज गुजरात में 36% है
एंड महाराष्ट्र में 16% है, वेरस तमिलनाडु में 12.2% के आसपास है। वेरस जब हम थर्ड कंपनी की बात करते हैं, basically when we are talking about Aavas Financiers, तो Aavas Financiers का 99 branches are in Rajasthan. Apart from that, 45 branches are in Maharashtra, and in total इनकी 314 branches हैं. Aptus की जो number of total branches है, that is 208. Whereas जब हम Home First की number of branches देखते हैं, तो Home First की least number of branches है, that is close to 80 branches. तो Home First की 80 branches है, whereas जब हम आवास की बात करते हैं, आवास की 314 है, एंड एप्टस की 208 ब्रांचेस है. फिर जब हम अंडरराइटिंग मॉडल की बात करते हैं, तो अंडरराइटिंग मॉडल में होम फर्स्ट का सेंट्रलाइज्ड अंडरराइटिंग मॉडल है, आवास का ही सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड अंडरराइटिंग मॉडल है. आई थिंक आवास के पास 400 या 500 अंडरराइटर्स हैं, जिसमें से 300 to 400 सीएस हैं, जैसे हमने वीडियो में बात करी. प्लस जो एप्टस है उनका भी सेंट्रलाइज्ड अंडरराइटिंग मॉडल है. तो ये तो हमारा फर्स्ट P2P कंपैरिजन हुआ. अब हम सेकंड मेन P2P कंपैरिजन पे आते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ एसेट क्वालिटी, कि ये लोग जो लोन देते हैं उसमें क्या एसेट क्वालिटी है इन कंपनीज का. तो पहले तो हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेज थर्ड एसेट्स की. तो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स को समझने के लिए हमें बस एक सिंपल चीज समझनी पड़ेगी कि अकाउंटिंग कैसे होती है बैड एसेट्स की. तो अकाउंटिंग कैसे होती है बैड एसेट्स की, बेसिकली कि एनबीएफसीज इन इंडिया फॉलो द इंड एएस गाइडलाइंस, कि अंडर विच the bad loans are classified as gross stage 1 assets, that is loans overdue up to 30 days, gross stage 2 assets like loans overdue between 31 to 89 days, and gross stage 3 assets which is loan overdue over 90 days. There is no categorization of standard and non-performing loans for NBFCs under this system. तो माने GNP जो सबसे खराब ग्रॉस स्टेज 3 एसेट होते हैं, माने 90 डेज से कोई आपको पेमेंट नहीं आई, माने प्रिंसिपल एंड जो इंटरेस्ट की कोई पेमेंट नहीं आई, that is the third one, that is 90 days से आपको कोई पेमेंट नहीं आई. So this is the one which is the worst माने एसेट क्वालिटी में की जब हम बात करते हैं. तो जब हम ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि होम फर्स्ट के ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स 2.3% है, आवास फाइनेंस के 1% है, whereas एप्टस फाइनेंस का 1.19% है. होम फर्स्ट का इतना स्टीप जंप क्यों हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर जब आरबीआई ने एक्चुअली क्या करें कि बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में ये जो आर्बिट्राज था रेगुलेशंस का, इसको सॉल्व करें. तो जो पहले जो बैड लोन्स बेसिकली एनबीएफसीज रिपोर्ट करती थी, तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आरबीआई क्लैरिफिकेशन व्हिच किक्स इन, व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ, कि on Friday the central bank had said that loan accounts classified as NPAs may be upgraded to standard assets only if entire areas of interest and principals are paid by the borrower. The rule will apply to both banks and NBFCs, and according to sector experts, most NBFCs currently upgrade gross stage 3 loan assets. माने 3 bucket है. First bucket माने 0 to 30 days की, second bucket 31 to 89 days की, और third bucket है जो पैसे नहीं आ रहे, that is beyond 90 days. Third bucket riskiest bucket है. So this rule will apply to both banks and NBFCs. According to sector experts, most NBFCs currently upgrade जो third bucket है, gross stage 3 loan buckets, और NPAs to gross stage 2 loan buckets, और special mention account 2 buckets upon payment of just a single installment. माने अगर सिंगल इंस्टॉलमेंट की भी पेमेंट आई तो ग्रॉस स्टेज 3 बकेट से उसको ग्रॉस स्टेज 2 बकेट पे अपग्रेड कर देते. तो इस क्लासिफिकेशन के बाद जब से आरबीआई पेपर आया है, तब से दिस विल स्टॉप, एंड इसके स्टॉप होने से यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका क्या यहाँ पे होएगा, कि इफ सच अकाउंट्स हैव पेमेंट्स दैट आर ड्यू फॉर लेस देन 90 days, then they are actually currently classified as stage 2 assets. But as these accounts will be NPA going forward, these could be classified as stage 3 assets also. This could lead to an increase in provisioning as well as such accounts classified as stage 3 assets. तो gross stage 3 assets across NBFCs बड़ी है, बट अच्छी एनबीएफसीज जो ऑलरेडी इसके बारे में क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो होम फर्स्ट में एक बार इंक्रीज दिखाएगा आपको. Whereas अगर आप आवास फाइनेंस का देखते हैं तो सेम ही है, 1%. एसेट क्वालिटी वाइज नो डाउट आवास फाइनेंस का बेस्ट है जब हम तीनों को कंपैरिजन करते हैं. एप्टस का 1.19% है, विच इज ऑन द हायर एंड एज कम्पेयर टू आवास फाइनेंस एज वेल, विच इज ऑल्सो अंडरस्टूड, क्योंकि जब हम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का लोन मिक्स देखते हैं तो सैलरीड आवास का 40% है, वेराज होम फर्स्ट का 72.3% है. बट इट इज स्टिल सरप्राइजिंग टू सी कि होम फर्स्ट फाइनेंस का जो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स है दैट इज स्टिल मोर. सेल्फ एम्प्लॉयड होम फर्स्ट का 27.3% है, आवास का 60% है,
एप्टस का जो सेल्फ सैलरीड है 28% है, सेल्फ एम्प्लॉयड 72% है। ऑल थ्री कंपनीज आर वैसे डूइंग वेल, वी हैव नो बायसेस, हम आपको सिर्फ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई बायस नहीं है, बिकॉज अगेन फुल disclaimer that we do not own any of these three companies and nothing is a stock recommendation in this video। जब आप हाउसिंग लोन देखते तो होम फर्स्ट का 91% हाउसिंग लोन के लिए, आवास का 72% है, एप्टस का 56% है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होम फर्स्ट का 8% है, यहाँ पे एप्टस का पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, 19% है। आवास का भी थोड़ा अग्रेसिव है, 28% है, बट आवास 85 to 90% जब हाउस कंप्लीट हो रहा है कंस्ट्रक्शन के आसपास तब शायद से वहां पे लोन दे रहे हैं। मेरा स्मॉल बिजनेस लोन्स एप्टस कर रहा है, मेरा होम फर्स्ट 1% ही कर रहे हैं। तो एप्टस इस टाइम पे कंप्लीटली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है इस टाइम पे इन माय ओपिनियन, क्योंकि इसमें स्मॉल बिजनेस लोन्स और ये सारी चीजें भी हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी जो आवास फाइनेंस में थी कि सिर्फ 20 करोड़ का राइट ऑफ लिया है एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, विच इज एक्सट्रीमली लो। नेट स्टेज 3 एसेट्स देखते हैं तो होम फर्स्ट के 1.2 या 1.8% हो गया FY22 में, आवास का 0.8 ही है, अगेन एप्टस का 0.9 है। अगेन एसेट क्वालिटी में आवास अगेन स्टैंड्स आउट, राइट, अगेन इसमें आवाज स्टैंड्स आउट। फाइनली गोइंग टू द लास्ट category that is of comparison, that is the ROE and ROA tree, which is perhaps the most important one। यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि शायद से आवास को क्यों प्रीमियम मिलता है, क्यों एप्टस भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों एप्टस को भी एक तरीके का हाई वैल्यूएशन मिल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम में, तो जब हम ROA ROE ट्री बनाते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज नथिंग बट लाइक द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप आवास का देखते हैं 6.3% है, एप्टस का 12.6% है, होम फर्स्ट का 6.2% है। ऐसा क्यों है, एप्टस का सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि एप्टस की यील्ड सबसे ज्यादा है 17.1, आवास की 13.1, होम फर्स्ट की लोएस्ट है 12.5 के आसपास। देन इफ यू लुक एट नॉन इंटरेस्ट इनकम तो 1.7% है आवास की, एप्टस की 1.1 है, होम फर्स्ट की 1.8 है। तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम आवास की 8% आती है, एप्टस की 13.7 आती है, होम फर्स्ट की 8% आती है। देन ओपेक्स हैवी बिजनेस है, इस वजह से बैंक्स नहीं आ पाते काफी बारी, क्योंकि टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 सिटीज में जाके लगाना है। तो आवास का 3.4% ओपेक्स है, क्योंकि आवास इस टाइम पे जो भी मतलब अपनी जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज है उस पर बहुत ज्यादा ओपेक्स कर रहे हैं, एम्प्लॉइज भी सबसे ज्यादा आवास ने हायर करे लास्ट 2-3 ईयर्स में। एप्टस का ओपेक्स 2.5% है, होम फर्स्ट का 2.7% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज, इसको हम कह सकते हैं पीपॉप, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं पीपॉप। यहाँ पे आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं कि व्हाट लीड्स टू मल्टीबैगर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो पीपॉप आवास का 4.6% है, एप्टस का 11.1 है, होम फर्स्ट का 5.3 है। बट आवास विन्स आउट इन प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस आवास का 0.2% है सिर्फ, एप्टस की प्रोविजनिंग हायर है, इट इज अंडरस्टूड बिकॉज यील्ड्स आर आल्सो हायर फॉर एप्टस। होम फर्स्ट का 0.5% है, पीबीटी 4.4% है आवास का, एप्टस का 10.4% है, होम फर्स्ट का 4.8% है। टैक्स रेट वही 20-25% के हिसाब से आप लगा के देखेंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट आवास का 3.5% है, एप्टस का 8% है, विच इज माइंड बॉगलिंग, एंड होम फर्स्ट का 3.9% है। बट लेवरेज आवास का 4x है, होम फर्स्ट का 3.2x है, और एप्टस का 1.85x है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आवास की 14% है, एप्टस की 14.8% है, एंड होम फर्स्ट की 12.48% है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आई, कैसे भी नहीं, बस रिटर्न ऑन एसेट को हमने मल्टीप्लाई करा लेवरेज से, तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई जब हम डूपॉन्ट करते हैं। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग यही है कि इस टाइम पे तीनों कंपनीज बहुत अंडर लेवरेज्ड हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आवास की 15-18% के आसपास जा सकती है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, एप्टस की भी रिटर्न ऑन इक्विटी 15-18% जा सकती है, बट होम फर्स्ट की रिटर्न इक्विटी को 15% जाने में 2-3 ईयर्स लग सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आई थिंक आवास एप्टस आप पढ़ सकते हैं, होम फर्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं, तीनों ही कंपनीज इंटरेस्टिंग लग रही है, बट आवास माइट गो द ग्रुप है, बट एप्टस का लेंडिंग पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज्यादा माने स्मॉल बिजनेस लोन्स की तरफ भी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट की तरफ है। तो आपको वो चीज देख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि यील्ड्स इनकी काफी ज्यादा है, हाई है एज कंपेयर टू दी पियर्स। आप स्प्रेड्स में भी डिफरेंस देख सकते हैं कि एप्टस का 9.15% का स्प्रेड्स है, वेराज आवास का 5.77% है। तो आवास इज अ प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेराज एप्टस के अंदर दूसरी और भी चीजें
सो आई थिंक कंक्लूजन में आपको यही बताऊंगा कि आवास stands apart as a housing finance company. Home First is also doing good, but आवास के metrics like ROE के better लग रहे हैं, asset quality better लग रही है. Aptus का यही होगा कि Aptus के metrics are the best in the sector apart from asset quality, but because also the product mix is a bit more aggressive. But दोनों के अंदर ROE आने के chances लग सकते हैं आवास एंड Aptus में. Home First भी आप पढ़ सकते हैं. So this was the P2P analysis. एंड इसमें जो वैल्यूएशन एनालिसिस है हमने SOIC ट्राइब मेंबर्स के लिए जो SOIC का डैशबोर्ड है उस पर अपलोड कर दिया ऑलरेडी. थैंक यू सो मच. One of the key antithesis pointers with the industry is first की antithesis pointer क्या है कि यहाँ पे सिंपल रीजन है कि पूरे सेक्टर की वैल्यूएशंस बहुत हाई है. तो जब ग्रू फाइनेंस को 10 या 12x प्राइस टू बुक मिलती थी तो इट वाज बिकॉज ग्रू फाइनेंस वाज द ओनली वन, क्योंकि उस टाइम पे ग्रू फाइनेंस का जो एवरेज टिकट साइज था 8 लाख रुपीज था, वेरस नियरेस्ट कंपेटिटर का 10 to 12 लाख रुपीज या 20-24 लाख के आसपास था. वेरस आज आवास भी है, एप्टस भी आ चुका है, यहाँ पे होम फर्स्ट भी आ चुका है, आधार हाउसिंग फाइनेंस भी है, वेरस और भी कंपनीज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आ रही है. तो शायद से वो स्केल सिटी प्रीमियम ना मिले. सेकेंड एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है कि स्पेशली फॉर कंपनीज लाइक आवास फाइनेंशियल्स कि आवास फाइनेंशियल्स का आज बेस 10,000 करोड़ का AUM क्रॉस हो चुका है, विच इज अ की माइलस्टोन. तो यहां से जो पास्ट की 30-35% की ग्रोथ थी दैट माइट नॉट हैपन. तो AUM का एक स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ ड्राइवर तो अभी भी इन प्लेस है, बट वो जो पहले की ग्रोथ थी तो शायद से अब ग्रोथ 20 या 22% ही आए. अगर 20-22% ग्रोथ आ रही है एंड कंपनी ऑलरेडी 5x प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, तो बेसिकली एन इन्वेस्टर इज बेटिंग कि शायद से इसको भी ग्रू फाइनेंस का 8 या 10x का प्राइस टू बुक मल्टीपल मिलेगा, तभी जाके यू विल बी एबल टू क्रिएट आउटसाइज रिटर्न्स. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू पॉन्डर अपॉन जब आप वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं. एक और की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है जो काफी लोग आपके साथ डिस्कस नहीं करते, दैट इज बिजनेस ट्रांसफर रिस्क. क्योंकि ये कंपनीज फर्स्ट टाइम कस्टमर्स जो बेसिकली न्यू टू क्रेडिट है उनको सिस्टम के अंदर लेके आ रही है, तो सबसे बड़ा रिस्क इन कंपनीज के साथ क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट जो बोरोवर को टू क्रेडिट लेके आ रहे हैं, आप उसका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, तो कहीं आपका बिजनेस ट्रांसफर टू बैंक्स ना हो जाए, क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप उनका डेटा बिल्ड कर रहे हैं, आप उनका बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड कर रहे हैं, बट होएगा कि एट द एंड ऑफ द डे कि 6 to 7% इनका जो बेसिकली कस्टमर प्रोफाइल है एट द एंड बैंक्स आके अटैक जरूर करते हैं, क्योंकि बैंक्स का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो हमेशा लो रहेगा एज कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. अगर बैंक्स का कॉस्ट ऑफ फंड, क्योंकि बैंक के पास कासा होता है, तो कासा इज वेरी बेसिकली इज द मोस्ट स्टिकी फॉर्म ऑफ लाइबिलिटीज. तो कासा क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट. अगर मेरा कॉस्ट ऑफ फंड सिर्फ 3.8% या 4% है, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का 6 या 7% है, तो एनी डे द कस्टमर विल प्रेफर टू गो विद द बैंक. एंड कस्टमर को कोई ऐसा यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है. तो अगर यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफर ज्यादा होने लग जाए, ऑन एन एवरेज वैसे 5 to 7% के बीच में होता है, अगर 8 to 10% की तरफ अगर ये एक्सेलरेशन हो जाए, देन अगेन दैट इज एन एंटीथीसिस पॉइंटर. आपको यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा. तो दैट इज वन की एंटीथीसिस रिस्क. वन लास्ट की एंटीथीसिस रिस्क इज एसेट क्वालिटी इश्यूज. एसेट क्वालिटी इश्यूज कैसे? बिकॉज अगर जब हम होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास की बात करते हैं, या फिर हम जब एप्टस की बात करते हैं, तो हाउसिंग लोन्स आर रियली लॉन्ग टर्म लोन्स इन नेचर. तो ये लोन्स काफी लॉन्ग टर्म लोन्स इन नेचर होते हैं. तो यहाँ पे रिसेंटली इनकी जो बुक्स हैं लास्ट 3 to 5 ईयर्स में काफी ज्यादा बिल्ड करी गई हैं. तो अभी एक्चुअली हमने फुल सीजनिंग या फुल साइकिल्स नहीं देखी इनकी. तो यहाँ पे एक ये लास्ट की सोर्स ऑफ रिस्क ये जरूर रह सकता है. जैसे हमने ग्रू फाइनेंस में तो ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स देख लिए थे, तो हमने ये चीज यहां पे अभी नहीं देखी. तो मार्केट विल टेस्ट देम. तो ये एक ट्रस्ट या फिर एक टेस्ट ऑफ टाइम जरूर रहेगा इस इंडस्ट्री के अंदर. सो दीज आर सम ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स जिसके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा. थीसिस पॉइंटर्स क्या है? सिमिलरली कि यहाँ पे अगर आज हमारे पास 3 कंपनीज हैं जहाँ पे 20-25% ग्रोथ आ सकती है, तो शायद से अगर 5-10-15 ईयर्स का यहाँ पे ग्रोथ रनवे है, तो शायद से ग्रू फाइनेंस वाला अगर इन कंपनीज को मल्टीपल मिलता है एंड यहाँ पे अगर 10-15 ईयर्स का ग्रोथ रनवे रहता है एंड एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल रहती है, सो अगेन दीज कंपनीज कैन डू वेल. सेकेंड इज कि बैंक्स इस स्पेस के अंदर आना प्रेफर ही नहीं करेंगे, क्योंकि ओपेक्स हैवी ऑपरेशंस बहुत है. तो बैंक्स के लिए भी मुश्किल है यहाँ पे आके ब्रांचेस लगाना इन एरियाज में. तो बैंक्स भी क्या कराते हैं? सिक्योरिटाइजेशन. बैंक्स इन्हीं कंपनी से इनके लोन्स खरीद लेते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैपेंस. तो ये विन विन रिलेशनशिप हो जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट इज द थीसिस पॉइंटर कि आपको AUM ग्रोथ ट्रैक करनी है, आपको एसेट क्वालिटी ग्रोथ ट्रैक करनी है,
एंड आपको ये जरूर ट्रैक करना है कि क्या ये कंपनीज एक्चुअली में आर दे वॉकिंग द टॉक और नॉट। अगर कोई कंपनी 30% AUM ग्रोथ की बात कर रही है तो वो 30% डिलीवर कर रही है नहीं कर रही। अगर कोई कंपनी 20% की बात कर रही है तो कोई कंपनी 20% डिलीवर कर रही है नहीं कर रही। सो दीज आर सम ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स। सो दिस वाज द वीडियो ऑन हाउसिंग फाइनेंस वॉज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। एंड ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर वेदांत फैशंस, जो अगर आपने मान्यवर नाम का एक ब्रांड सुना हो जो शेरवानीज एंड ये सारी चीजें बनाती है, अगर मोहे का भी आपने नाम सुना हो। एंड सेकेंड ऑप्शन फॉर यू इज ट्रेंट। ट्रेंट का क्या यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो जारा ब्रांड हो गया, वेस्ट साइड ब्रांड हो गया, वो ट्रेंट का है। So these are two options which I am giving you. So do let me know in the comment section below कि आप इन दोनों में से कौन से ब्रांड के ऊपर वीडियो देखना चाहेंगे। Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. जय हिंद।